इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से 1.5 घंटे पहले एक मैसेज शेयर किया। मोदी ने यह मैसेज कैरेबियाई देश बारबाडोस की प्रधानमंत्री को भेजा है। दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू, धन्यवाद कहा है। इन दोनों नेताओं की बातचीत से आपको ये पता चलेगा कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत को लेकर क्या राय रखती है और कौन सा मैसेज भेज रही है। वर्ल्ड लीडर्स में मोदी का जलवा कायम है। बस भारत में ऐसे नेता मौजूद हैं जो हर रोज मोदी के खिलाफ नई नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। आज भी मोदी विरोध में 3 मुहावरों वाला एक्सपेरिमेंट किया गया। मोदी की पार्टी के नेता ने भी मुहावरे का जवाब मुहावरे से दिया। सोशल मीडिया पर जमकर जंग हुई। इसलिए आज हमने पॉलिटिकल मुहावरों के फैक्ट चेक करके आपके लिए असली पिक्चर निकाली। तिरंगा को तिरंगे का तोहफा। कनाडा, कीनिया, रवांडा, कंबोडिया, कांगो, सेंट्रल अमेरिकी देश ग्वाटेमाला, दुनिया का कोई भी कोना उठा लीजिए, हर जगह इंडिया इंडिया हो रहा है। कोरोना से जहान की जान बचाने वाले इंडिया को थैंक यू कहा जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मोदी के चर्चे हैं। WHO का चीफ मोदी की तारीफ कर रहा है। 35 देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब तक मोदी और इंडिया की प्रशंसा कर चुके हैं। स्वदेशी वैक्सीन पर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां लगातार छप रही हैं। दुनिया के 39 देश अभी भी मोदी के गिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने अपनी जान तो बचाई ही, वो दुनिया की भी जान बचा रहा है, क्योंकि सबको पता है नरेंद्र मोदी ही सही है। रिस्क भी मोदी लेते हैं और डिलीवर भी मोदी ही करते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। बारबाडोस की प्रधानमंत्री का ये ट्वीट पढ़ लीजिए। मोदी की वैक्सीन वाली तस्वीर शेयर करते हुए वो लिखती हैं कि मोदी ने पहले बारबाडोस सहित पूरी दुनिया की मदद की और तब जाकर उन्होंने खुद के लिए वैक्सीन का पहला डोज लिया। और अब ये बात देश के भीतर मौजूद मोदी के कट्टर राजनीतिक विरोधियों को भी समझ में आ गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर से लेकर अजय माकन और अभिषेक मनु सिंघवी तक, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से सुप्रिया सुले तक, हर वो मोदी विरोधी नेता जो कल तक स्वदेशी कोवैक्सीन की काबिलियत पर शक खड़े कर रहा था, आज सबकी लाइन लेंथ बदल गई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी ने भी गुरुवार को ही वैक्सीन ली, जो कोवैक्सीन मोदी ने लगवाई थी। यानी आम भाषा में कहें तो अब सारे मोदी विरोधी नेता कहने लगे हैं कि वैक्सीन ठीक है, मुझे लगाओ। ये कैसे हुआ, समझने से पहले जरा इनकी पुरानी टाइमलाइन भी देख लीजिए। भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होते ही कोवैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने कहा था कि वैक्सीन को लेकर भरोसा पैदा करने के लिए सबसे पहले ये वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगवानी चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्या भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वैक्सीन को लगवाएंगे? ये दोनों स्टेटमेंट्स शुद्ध रूप से राजनीतिक बयान थे, मगर मोदी ने अपनी बारी का इंतजार किया और फिर देसी वैक्सीन लगाकर जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। जो लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी टीका क्यों नहीं लगवाते हैं और भ्रमजाल इसकी गुणवत्ता पे फैलाते थे, उस भ्रमजाल को खत्म कर दिया। और ये भ्रमजाल जैसे ही खत्म हुआ तो आज विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं जिनका नेतृत्व कांग्रेस करती है, उसको पीड़ा होने लगी और वो ये नहीं देख पाई कि आज देश गौरवान्वित है। ठीक इसी तरह कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा था, कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है और सरकार ने इसे बिना सोचे समझे मंजूरी दे दी है। ये खतरनाक हो सकता है।
मगर आज जब कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल का नतीजा 81% पॉजिटिव आया है, तो वही शशि थरूर इसे गुड न्यूज बता रहे हैं। एक और सैंपल कांग्रेस के नेता अजय माकन का है। इनकी टाइमलाइन पर लिखा है, कोविड से डरो, वैक्सीनेशन से नहीं। एक और कांग्रेसी नेता इसी ट्वीट के साथ एक मैसेज कोट करते हुए लिखते हैं, पूरा संदेश पढ़ें और उसे दोहराएं। इन सब के उलट राहुल की टाइमलाइन पर अभी भी कोवैक्सीन की कामयाबी को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। राहुल गांधी अभी भी मुहावरा बनाने में बिजी हैं, मोदी पर अटैक करने में व्यस्त हैं। कांग्रेस पार्टी मोदी की वैक्सीन वाली तस्वीर को अपने एजेंडे के तहत फैला रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि राहुल या कांग्रेस को मोदी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं है। इसका एक सैंपल 23 नवंबर 2020 का राहुल का एक ट्वीट है। 23 नवंबर को राहुल ने वैक्सीन पर शक जताते हुए पीएम मोदी से 4 सवाल पूछे थे। सवाल नंबर 1, कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों में से भारत सरकार ने किसे और क्यों चुना है? सवाल नंबर 2, वैक्सीन किसे सबसे पहले दिया जाएगा और इसे लगाने की रणनीति क्या होगी? सवाल नंबर 3, लोगों को मुफ्त में ये वैक्सीन उपलब्ध हो सके, क्या इसके लिए पीएम केयर फंड का इस्तेमाल किया जाएगा? सवाल नंबर 4, कब तक सभी भारतीयों को यह वैक्सीन मिल जाएगी? यानी कल तक राहुल वैक्सीन पर मोदी को घेर रहे थे। अगर यही वैक्सीन गड़बड़ निकल जाती तो मोदी को बुरा भला कहने में राहुल 1 सेकंड की देरी नहीं लगाते, मगर अब उनकी जुबान पर ताले लग गए हैं। क्या यह गर्व की बात नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जो एजेंसीज हैं, ICMR, हेल्थ मंत्रालय, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1 साल के कम समय में 2 वैक्सीन देश को दी। और ये कोई नहीं भूलेगा किस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे शशि थरूर हो, चाहे जयराम रमेश हो, और राहुल गांधी तो हमेशा नकारात्मक राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाते ही हैं, उन्होंने इस वैक्सीन कोवैक्सीन पे सवाल उठाए थे। ट्रायल 3 स्टेज अभी पूरी नहीं हुई है। यहां तक कह दिया गया कि बीजेपी का टीका, ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में है, दुर्भाग्य की बात है कि जो राष्ट्र का टीका आविष्कार किया गया उसको बीजेपी का टीका बता दिया गया। लेकिन आज गर्व की बात है कि 10 लाख से ज्यादा डोजेस जो है कोवैक्सीन की दी जा चुकी हैं। आप सोचिए, अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो सबसे पहला टीका लगता तो वो गांधी परिवार को लगता और वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता। फिर कांग्रेस के वर्कर आते सिफारिशी लेटर लेके, उनको लगता। अचंभे की बात यह है कि ट्विटर पर राहुल कोवैक्सीन की कामयाबी पर एक लाइन नहीं लिख पाए। हां, उंगलियों पर नचाना, भीगी बिल्ली बन जाना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे मुहावरे के बहाने नॉन स्टॉप मोदी पर अटैक करने वाली पटकथा जरूर लिखी। वैसे राहुल के मुहावरों पर बीजेपी ने भी मुहावरों से ही हमला किया। प्रकाश जावड़ेकर ने रंगा सियार का जिक्र करते हुए, 100 चूहों वाले मुहावरे का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी के वजूद पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वैसे जब राहुल का मुहावरे से काम नहीं चला तो वो एक बार फिर ट्विटर पर आकर चीन चीन करने लगे। समस्या क्या है राहुल गांधी जी के साथ? भारत सरकार जो कहेगी वो उसको मानने को तैयार नहीं। अब तो सैटेलाइट फिल्में भी दिख गई हटने के लिए, उसे मानने को तैयार नहीं। भारत की सेना कहेगी उसे मानने को तैयार रही। अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज ने जो कहा उसे मानने को तैयार नहीं। चीन की सरकार जो कहे उसे भी मानने को तैयार नहीं। तो भाई आपको आके समझाए कौन? और जहां तक ये बात है कि चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया, तो हां किया हुआ है, सच है। आज से नहीं कब्जा है, 59 ईयर्स से कब्जा है और आपके खानदान की खानदानी बपौती है वह कब्जा। यानी सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मोदी पर हमला करना, फिर चाहे इसके लिए लोकतंत्र की दुहाई देकर भारत को बदनाम करना हो या आधे अधूरे फैक्ट्स के साथ वैक्सीन पर अफवाह फैलाना। और यह सिलसिला अभी रुका नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कोरोना जैसी महामारी विश्व में पहली बार आई है
और ये भी सच है कि वैक्सीन डेवलपमेंट में 8-8, 10-10 साल लगते हैं और ये बहुत जल्दी से डेवलप हुई थी, तो थोड़ी बहुत आशंका होना मुझे लगता है लाजमी थी, और स्पेशली क्योंकि फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट्स नहीं आए थे। फेज 3 ट्रायल रिजल्ट्स जो है वो वैक्सीन लगने के बाद आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आशंका अपनी जगह हो सकती थी। लेकिन डिबेट और मुद्दा वो नहीं है वैक्सीन पर। डिबेट और मुद्दा वैक्सीन पर दूसरा है जिसके बारे में बात नहीं हो रही है। डिबेट और मुद्दा वैक्सीन पर आज ये है कि कितने लोगों को आज इस देश में वैक्सीन लगेगी। प्रधानमंत्री जी ने 31 अक्टूबर को कहा था सबको वैक्सीन लगेगी। वीके पॉल जी कहते हैं 30% को लगेगी। हर्षवर्धन जी कहते थे सबको फ्री में लगेगी, फिर 24 घंटे बाद मुकर जाते थे। तो वैक्सीन इस देश में कितने लोगों को लगेगी, ये सवाल का जवाब तो सबको चाहिए। मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर अफवाह गैंग ने बरगलाने की कोशिश तो बहुत की, मगर मोदी पर लोगों का भरोसा कायम रहा। अब इसका एक और सैंपल देखिए। हार्वर्ड के रिसर्चर्स के एक सर्वे में पता चला है कि वैक्सीन लेने को लेकर दुनिया भर में भारत के लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है, खासकर भारतीय महिलाओं को। खास बात यह है कि यह सर्वे पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में कराया गया, जब टीकाकरण की शुरुआत भी नहीं हुई थी। सर्वे में 16 देशों की 18,000 महिलाओं से काल्पनिक तौर पर सुरक्षित, मुफ्त और 90% प्रभावी टीके के बारे में सवाल पूछा गया। तो सर्वे में शामिल गर्भवती महिलाओं में 52% और 73% सामान्य महिलाओं ने कहा कि वो टीका लगवाएंगी, जबकि सर्वे में शामिल कुल महिलाओं में से 69% ने कहा कि वो अपने बच्चों का भी टीकाकरण कराएंगे। और मोदी के वैक्सीन लेने के बाद ये संख्या काफी बढ़ी है। एक दूसरे सर्वे के मुताबिक 15 देशों में से 11 देशों में टीके के प्रभाव को लेकर लोगों के मन में जो डर था वो काफी हद तक घट गया है। भारत भी उनमें से एक देश है। एक और सर्वे में सामने आया कि भारत के 35% लोग सरकारी सेंटर पर टीका लगवाने को तैयार हैं। 21% लोग निजी अस्पताल में टीका लगाने के फेवर में हैं। ये तथ्य सामने रखने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अगर कोवैक्सीन का रिजल्ट 81% नहीं आता तो देश की प्रतिष्ठा पर सवाल उठते। इसी पैमाने पर अगर कोवैक्सीन में जरा सी भी देरी हो जाती, अगर वैक्सीनेशन का काम अब जाकर शुरू करते, तो मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए जाते। महामारी की विभीषिका में जब कम समय में 2 वैक्सीन हमारे पास हैं, तब ये बात की थी कि हमको पुख्ता तरीके से मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, उसके बाद ही हमको घोषित करना चाहिए। खैर, ये विषय अलग है। इसी बीच दोनों जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड हैं, उनके लोग भी आपस में सार्वजनिक रूप से लड़ते हुए दिखाई दिए। कोविशील्ड ने क्लेम किया कि ये तो पानी की तरह है। तो एक भ्रम की स्थिति थी। उस समय सरकार को इंटरवीन करके विश्वास दिलाना चाहिए था जनता को। मगर अच्छी बात यह थी कि मोदी ने डे 1 से एक प्रोसेस को फॉलो किया, यानी अगर प्रोसेस सही है तो काम भी सही होगा। मोदी ने ऐसा एक बार नहीं, बार बार कहा और वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने वाले दिन देश को सब बताया। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। एक लाइन में कहें तो मोदी विरोधी नैरेटिव सेट करने के लिए देश के भीतर मेड इन इंडिया वैक्सीन के नाम से एजेंडा चलाया गया। इनकम टैक्स कोई कार्रवाई करे तो उसे बदले की कार्रवाई बताकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। एक एजेंडा देश के बाहर बैठकर फैलाया गया। पश्चिमी देशों में मौजूद ऐसे अखबार जो फेक मीडिया के नाम से बदनाम हैं, उन्होंने मोदी के खिलाफ एक लेख छापा और कांग्रेस के नेता उसे ट्रेंड कराने में जुट गए।
भारत में लोकतंत्र पर खतरा बताया गया। बिना फैक्ट्स, बिना तथ्यों के दावा किया गया कि भारत में आजादी अब सीमित हो गई है। मगर जिस तरह से हर रोज मोदी पर हमले होते हैं, जैसे लोकतांत्रिक तरीके से प्रचंड बहुमत से जीत कर आए मोदी के खिलाफ फिजूल की बातें की जाती हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। दरअसल ये कुछ और नहीं, एक बड़े प्रयोग का हिस्सा है, जिसके एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ उनके सारे विरोधी हैं। बीजेपी ने आज 2 वीडियो जारी किए और इससे यह क्लियर हो गया कि बंगाल चुनाव घूम फिर कर हिंदू मुसलमान पर आ गया है। मुस्लिम वोट बैंक की रेस में कई पार्टियां हैं, तो हिंदू वोट के लिए बीजेपी अकेले ही ताल ठोक रही है। हम चुनावी वीडियो गेम से बंगाल की चुनावी हवा कितनी बदल रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे 3 रिपोर्टर्स बंगाल में हैं। जमीनी स्तर पर हिंदू और मुसलमान के नाम पर कितना ध्रुवीकरण हो रहा है, पार्टियां इसके लिए कौन कौन से दाव आजमा रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ছেলেমেয়েরা আসো তুমি আমি সবাই মিলে আমার নেতা ঝান্ডাকে উঁচু করে ধরি। আর যারা কাফেরদের দাবিদারি করছে, কাফের নেতাদের দাবিদারি করছে, কি হোক বা টিএমসি, হোক বা সিপিএম, হোক বা কংগ্রেস, হোক বা বিজেপি, এই দুনিয়ার রাজনীতি কাফেরদের নেতৃত্ব যারা চালাচ্ছে, এদের ঝান্ডাকে তোলার জন্য এদের মিটিং এ জমায়েত হচ্ছে, এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিৎকার দিচ্ছে, এদের জন্য দিয়াল লিখছে, এদের ঝান্ডা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যুবকেরা, আপনারা, তরুণেরা, আমার নবীকে যারা নেতা বলে মানবে, এইগুলো করতে পারবেন না। কারণ একটা লোকে দুটো নেতা হতে পারে না, একটা লোক 2 জায়গায় নেতৃত্ব মানতে পারে না। এই যুবকেরা। सैंपल नंबर 1, कांग्रेस और लेफ्ट के साथी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। ঘাপলাবাদী দল রয়েছে, মিথ্যাবাদীর দল রয়েছে। বিজেপি তো প্রথম সারি মিথ্যা রয়েছে। এই জোট সিপিএম কংগ্রেস জোট, এদেরকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপির সুযোগ করে দেওয়া, এরা হচ্ছে বিজেপির দালাল। তাই আপনাদের মূল্যবান ভোট নষ্ট না করে প্রত্যেকটা বাড়িতে দিদির উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। আমাদের দেশি কথায় বলে, আমাদের পূর্বপুরুষরা গ্রামগঞ্জে বলছিল, যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেইমানি করতে নেই, নিমক হারামি করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লাগেছে, ছোঁয়া লেগেছে, দিদি টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দেখে নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদির। যারা বেইমানি করবে, যারা বেইমানি করবে, ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। सैंपल नंबर 2, ममता बनर्जी के विधायक हमीदुर रहमान। लेफ्ट और कांग्रेस के पार्टनर अब्बास पीरजादा कहते हैं कि काफिर लीडरों यानी हिंदू नेताओं वाली पार्टियों के फॉलोअर मत बनो। तो ममता बनर्जी के विधायक खुलेआम धमकी देते हैं कि चुनाव में टीएमसी को वोट न दिया तो अंजाम खूनी होगा। बंगाल में बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों का टारगेट केवल मुस्लिम वोट बैंक नजर आता है। ऐसा लगता है कि बैटल ऑफ बंगाल 27% बनाम 73% है। 27% यानी मुस्लिम वोट बैंक और 73% यानी हिंदू वोट बैंक बंगाल के 27% मुसलमानों पर डोरे डालने की होड़ में तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस, इंडियन सेक्युलर फ्रंट और असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस शामिल है। मगर बीजेपी ने बंगाल के इस चुनाव में पूरा गेम बदल दिया है। अकेली बीजेपी ही है जो बंगाल के 73% हिंदू वोट पर ताल ठोक कर दावा कर रही है। विरोधियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रही है। सेकुलरिज्म के नाम चलते आ रहे मुस्लिमों के तुष्टीकरण को चैलेंज दे रही है। बीजेपी का हिंदू राष्ट्रवाद वाला चुनावी दांव कितना असरदार है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बंगाल चुनाव में इस वक्त जय श्री राम गूंज रहा है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मुस्लिम वोटों के मुकाबले बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कितना असरदार हो सकता है, इसका लुत्फ बीजेपी को 2019 के इलेक्शन में मिल चुका है। बंगाल की मालदा सीट पर
51% मुसलमान और 48% हिंदू हैं। 2019 में मालदा में मुस्लिम वोटों के बंटवारे के चलते बीजेपी के खगेन मुर्मू ने यह सीट जीत ली थी। मालदा का यही फॉर्मूला बीजेपी पूरे सूबे में दोहराना चाहती है। टीएमसी ने मुस्लिम वोट बैंक लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस से छीना है और दोनों ही पार्टियां इस बार आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी की मदद से मुस्लिम वोट बैंक पर ही टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक के बरक्स हिंदू वोटों के टोटल पोलराइजेशन से बंगाल की सत्ता हासिल करना चाहती है, फिर चाहे मालदा हो, दिनाजपुर हो या पॉलिटिकल हॉट सीट हावड़ा। हमारी रिपोर्टर टीएमसी के गढ़ हावड़ा में वोटर्स का मूड जानने पहुंची। ये हावड़ा का बेताई चांदी मंदिर है। ये 700 साल पुराना मंदिर है। 15वीं शताब्दी में भी इसका जिक्र मिलता है। यहाँ पर व्यापारी व्यापार करने आते थे। ये व्यापार का केंद्र हुआ करता था और वो माँ के दर्शन भी करते थे। अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यहाँ पर राजनीतिक पारा चढ़ चुका है। हर दल माँ का आशीर्वाद पाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली जगह पर वो अपनी पैठ बना पाए, क्योंकि ये टीएमसी का गढ़ है। हावड़ा में कुल 16 असेंबली सीट है। 2016 में यहां की 15 सीट तृणमूल कांग्रेस और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। हावड़ा में 25% वोटर मुसलमान है। बीजेपी हावड़ा के इन 25% मुस्लिम वोट के मुकाबले 75% हिंदू वोट पर दांव लगा रही है। उनका ये दांव कितना असरदार है, हावड़ा के वोटर की जुबानी ही सुनते हैं। जय श्री राम। दीदी मतलब इस बात पे गुस्सा करती हैं जय श्री राम बोलने? अरे दीदी को करने दीजिए। दीदी कौन है? हम जय श्री राम हिंदू है। जय श्री राम। अब की बार बीजेपी सरकार 221 प्लस। भारतीय जनता पार्टी को इस बार लाना है। काहे लिए लाना है? बहुत अत्याचार अनाचार कर रहा है। आदमी लोग को पीटने का बोल रहा है। आदमी लोग को पीटेगा हारने से, तो इसी डर से कोई भाजपा अभी खुलेआम करने नहीं चाहता है। इलेक्शन की तारीखें आने वाली हैं। इलेक्शन की तारीख घोषित हो चुकी हैं। कुछ मन बनाया है कि क्या होगा यहाँ पर? बंगाल में बदलाव है या नहीं? देखिए, जिस संघल है वो चाहेगा तो बीजेपी सरकार आ जाएगा, तो उम्मीद कम है। लग रहा है कि कुछ अंडर करंट है क्या? उम्मीद तो है 100% है। 100% तो बीजेपी आने का चांस है। जरूर चेंज होगा एकदम। क्या वजह है इसकी? क्यों चेंज की सोच रहे हैं? 10 साल से दीदी हैं। बंगाल का सरकार कुछ किए नहीं है। जो करते एक पड़ता करते हैं। चेंज होंगे हम लोग को लगता है। बंगाल में बीजेपी के राइज का सीधा कनेक्शन पीएम मोदी की लोकप्रियता से भी है। बंगाल के वोटर की जुबान पर मोदी का नाम और काम है। बीजेपी की कोशिश है कि हिंदू वोट एकजुट हो। अगर हिंदू वोट एकजुट होंगे तो वो जीत हासिल कर लेगी, क्योंकि बंगाल में 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। क्या ये कहीं से संभव लग रहा है? देखिए, उन्नयन को सामने रखते हुए हम लोग को जो वक्तव्य है, मोदी जी यहाँ पर सरकार करेंगे, बीजेपी का सरकार होगा यहाँ पर। काहे जो गैस आया है, गैस मिला था और हिंदू मुसलमान बोल के नहीं, सबको मिला था। जो पैसा भेजे थे मोदी जी और हिंदू मुसलमान को नहीं, सबको मिला था। जो चावल भेजा था सेंट्रल से, हिंदू मुसलमान को नहीं, सबको मिला था। यहाँ पर सांप्रदायिक बोल रहा है, लेकिन सांप्रदायिक नहीं होगा, बीजेपी का ही सरकार होगा। यहाँ पर क्या बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? हाँ, पाएगी। कैसे? वो जो बोला था उसके लिए होगा। चाल मोदी जी चाल भेजा है, गैस का पैसा भेजा है, धन योजना 500 रुपया करके महिला को दिया है। इसीलिए सब लोग को जरूर देगा, मोदी जी का पास समर्थन करेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जो है वो वोट बांटने की, लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। तभी मालदा में योगी की रैली करवाती और वो कहते हैं कि जो राम की काम नहीं करेगा वो रामद्रोह कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी ने पहले ही कहा सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा क्या, तो जो 500 रुपए करके आए थे सभी के अकाउंट में आए थे। जन धन खाता के जितने महिलाओं के सभी बंगाल में हिंदू मुस्लिम बोल के किसी को नहीं दिया गया। और ये लोग क्या है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस तोलाबाजी और 1000 करोड़ रुपया जो मोदी जी ने आके आम्फान में दिया था, उसमें भी ये लोगों ने घोटाला किया और तिरपाल दिया था, तिरपाल चोरी किया है। ममता बनर्जी के हावड़ा वाले गढ़ में बीजेपी ने जबरदस्त सेंध लगाई है।
हावड़ा से टीएमसी के कई नेता जैसे कि वैशाली डालमिया और राजीव बनर्जी बीजेपी में आ चुके हैं, तो लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद छोड़ दिया है। इसके पीछे सिर्फ हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स है या कुछ और? हमने वोटर से डायरेक्ट सवाल किया। हावड़ा की पब्लिक का जवाब सुनिए। देखिए, आम लोग जो है वो मोदी जी के साथ ही हैं, पर कैमरा के सामने, जनता के सामने, सड़क पर आकर वो लोग बोलना नहीं चाहते, डरते हैं। यहाँ पे खौफ का बहुत माहौल है। यहाँ पे लोग डरे हुए हैं, दुकानदार यहाँ पे सहमे हुए हैं। यदि वो कैमरा के सामने यदि बोल देते हैं तो उनकी दुकान पे कल आफत आ सकती है। इस तरीके के वातावरण में हम लोग जी रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार आए। देखिए, ये पब्लिक का सब जानती है, और जो होगा बदलाव निश्चित होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। 5 साल इसको भी देखना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा देखना चाहिए इसको भी। बंगाल के इलेक्शन में अब तक पार्टियां मुस्लिम वोट चेज करती आई थी। पीरजादा और हमीदुल रहमान के बयान की साबित करते हैं कि बंगाल का हिंदू बीजेपी की ओर क्यों झुक रहा है। बंगाल की जनता की बात सुनिए आपने। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल चुनाव की ही है, लेकिन हमारी नजर तमिलनाडु पर भी है, क्योंकि बंगाल के बाद सबसे ज्यादा सीटें तमिलनाडु में हैं। हमारे साउथ इंडिया के ब्यूरो चीफ टी राघवन इस वक्त चेन्नई में हैं और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से उन्होंने बात की। तमिलनाडु की राजनीति में शशिकला की एग्जिट के बाद अब क्या हो रहा है, ये समझने के लिए देखिए टी राघवन की रिपोर्ट। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इस वक्त 4 प्लेयर हैं। पलनीस्वामी, जिनके ऊपर मोदी का आशीर्वाद है, स्टालिन प्लस राहुल, कमल हासन, टीटी दिनकरन। रजनीकांत पहले से ही आउट हो चुके हैं, अब शशिकला भी इस पिक्चर से आउट हो गई। इसलिए कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से चौथा प्लेयर कभी भी पाला बदल सकता है और मोदी की टीम की तरफ आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जंग सिर्फ 2 प्लेयर्स के बीच होगी, और अभी तक पिक्चर तकरीबन ऐसी ही बनती दिख रही है। तमिलनाडु में खेल हो चुका है। एक तस्वीर 8 फरवरी की है और दूसरी तस्वीर 3 मार्च की है। इन 25 दिनों में कौन सा खेल हुआ कि शशिकला को राजनीति से एग्जिट वाली स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ी? जो शशिकला अपने भांजे टीटीवी दिनाकरन की पार्टी एएएमके से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी थी, वो बाहर कैसे हो गई? ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि मैदान से शशिकला के बाहर जाने से किसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ, पलनीस्वामी और बीजेपी? ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरा स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखा है। रोल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं है। मैंने सोच रहा हूँ क्या शशिकला डिसीजन किया है ये अच्छा है। बहुत साल शशिकला जी अम्मा जयललिता के साथी थी। अम्मा का स्वप्न क्या है? यूनाइटेड एआईडीएम के अम्मा का स्वप्न है, स्ट्रॉन्ग एआईडीएम के अम्मा का स्वप्न है, प्रॉस्परस तमिलनाडु, डेवलपमेंट तमिलनाडु अम्मा का स्वप्न है। स्वप्न साकार एआईडीएम के डिवाइड करेंगे तो हो सकता है क्या? स्वप्न साकार डीएम के सत्ता में आएंगे तो हो सकता है क्या? इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर शशिकला चुनाव लड़ती तो इसका नुकसान एआईएडीएमके को ही होता। गठबंधन में शामिल बीजेपी अच्छी तरह ये समझती थी, इसलिए वो कतई नहीं चाहती थी कि शशिकला चुनाव लड़े। शुरू से बीजेपी एआईएडीएमके और शशिकला को सलाह दे रही थी कि दोनों को मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी को यह भी मालूम है कि शशिकला और पलनीस्वामी के बीच की दूरी को मिटाना आसान नहीं है। अगर जबरन दोनों के बीच कोई समझौता किया गया तो भी एनडीए गठबंधन को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे बेहतर है शशिकला को कुछ वक्त के लिए राजनीति से दूर ही रखा जाए। बीजेपी को लगता है कि जितनी भी सीटें उनको एआईएडीएम के गठबंधन के कोटे से मिलती हैं उसे जीतने में वो कामयाब करेंगे। लक्ष्य ये है कि किसी भी तरह से इस बार डबल डिजिट में पहुंचा जाए और इसके लिए कोशिश ये भी की गई है, कह सकते हैं कि कामयाब भी एक तरह से बीजेपी हुई है कि शशिकला को उन्होंने इस बार के चुनाव से सियासत से दूर रखने में कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर शशिकला की एंट्री से एआईडीएमके के वोट बटेंगे तो उसका सीधा फायदा डीएमके को हो सकता है। बीजेपी का एक ही लक्ष्य है कि इस बार डीएमके को सत्ता से दूर रखना है ताकि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने आप को एक बड़ी पार्टी के रूप में यहां पर स्थापित कर सके। शशिकला के इस फैसले के बाद एआईएडीएमके के कैंप में क्या चल रहा है? पलनीस्वामी क्या सोचते हैं?
और पार्टी का कार्यकर्ता शशिकला के इस फैसले पर क्या सोचते हैं। शशिकला का फैसला एआईएडीएमके के लिए बहुत ही अच्छा है, काफी फायदा पहुंचेगा। उन्हें ऐसा लग गया था कि आज की पार्टी के साथ वो नहीं चल सकती हैं, वो पार्टी में रही तो नुकसान हो सकता है। इस फैसले का बड़े लेवल पर पार्टी को फायदा होने वाला है। हमारी पार्टी पहले से ही काफी मजबूत है, उनके फैसले से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो अलग से भी चुनाव लड़ती और वोटों का बंटवारा हो भी जाता तो हम पर कोई असर नहीं होता। पार्टी पहले से काफी मजबूत हुई है। जीत तो वैसे भी एआईएडीएमके की होनी चाहिए थी। सीएम पलनीस्वामी ने 4 सालों में काफी काम किया है। शशिकला ने अपने बयान में शब्दों का चुनाव काफी सोच समझकर किया है। वो ये जानती हैं कि अगर इन चुनावों में एआईएडीएमके की हार होती है तो पार्टी का कंट्रोल ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाएगा। अगर वो अलग चुनाव लड़ती हैं और पार्टी हारती हैं तो हार की तहमत भी उनके सिर ही मढ़ी जाएगी। ये डीएमके के हेडक्वार्टर की तस्वीर है। कैंडिडेट्स की भारी भीड़ पहुंची है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके हो या डीएमके, पार्टी दफ्तरों में कैंडिडेट्स के इंटरव्यू और स्क्रूटनी का काम जोरों पर चल रहा है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की एक खास पिक्चर है। बिना इंटरव्यू किसी कैंडिडेट को चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाता है। चुनाव में कोई भी दावेदारी कर सकता है। डीएमके से दावेदारी के लिए पार्टी के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 25,000 रुपए का नॉन रिफंडेबल ड्राफ्ट जमा करना पड़ता है। एआईएडीएमके में ये फीस 15,000 रुपए होती है। डीएमके का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। जाहिर सी बात है 234 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। इसके बाद भी 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन आए, जबकि एआईएडीएमके के लिए 6,300 से ज्यादा। हम फिलहाल मौजूद हैं चेन्नई के अन्ना அறிவாலயம் में। अन्ना அறிவாலயம் डीएमके का हेडक्वार्टर है। जैसे ही पार्टी दफ्तर के अंदर हम प्रवेश करते हैं, एक तरफ हमें कलिंगर अन्ना की प्रतिमा नजर आती है और साथ में आप देख सकते हैं करुणानिधि की यहाँ पर प्रतिमा है। अन्ना जिन्होंने डीएमके की स्थापना की और करुणानिधि जिन्होंने डीएमके को इस ऊंचाई तक पहुँचाया। अब आप इस तरफ नज़र डालिए, यहाँ पर बहुत सारे तादाद में पार्टी के प्रांगण में और पार्टी कार्यालय के अंदर सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी वजह बहुत ख़ास है क्योंकि डीएमके पार्टी में जब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है तो उसकी एक प्रक्रिया है, कॉर्पोरेट स्टाइल में इसको किया जाता है। सारे जितने भी लोग यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें आवेदन करना पड़ता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू कॉल फॉर किया जाता है। आज इन सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने आवेदन किया है उनका इंटरव्यू अंदर लिया जा रहा है। इंटरव्यू लेने के बाद उनकी स्क्रूटनी की जाती है। बाकायदा स्क्रूटनी करने के बाद फिर ये तय किया जाता है कि उस सीट से किस व्यक्ति को पार्टी का टिकट दिया जाए। शशिकला के एग्जिट होने से सबसे ज्यादा नुकसान डीएमके को ही हुआ है, लेकिन डीएमके के खेमे में शशिकला को लेकर क्या हलचल है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। वो सिर्फ एक नाटक कर रही हैं। उनके ऊपर आरोप है जयललिता की रहस्यमयी मौत के पीछे उनका हाथ है, इसलिए वो इन आरोपों से बचने के लिए दूर हो रही हैं। उनकी वापसी जरूर होगी। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शशिकला की पार्टी चुनाव में लड़ती तो भी डीएमके के नेता एम.के. स्टालिन ने कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद की। शशिकला अगर अपनी पार्टी बनाकर भी चुनाव लड़ती तो कोई नुकसान नहीं होता। तमिलनाडु के चुनाव में पहली बार होगा जब ना तो जयललिता होंगी ना करुणानिधि। ऐसे में आउटसाइडर कहलाने वाली बीजेपी के पास डीएमके को रोकने का क्या प्लान है? बीजेपी जो है वो तमिलनाडु के लिए एक आउटसाइडर पार्टी है, लेकिन क्या आप उस परसेप्शन को चेंज करने में इस बार कामयाब होते दिख रहे हैं? पार्टी का पहला स्लोगन भारत माता की जय है। भारत में है तमिलनाडु, भारत का एक भाग है तमिलनाडु। तमिलनाडु अलग सोच सकता है क्या? भारत का संस्कृति के और तमिलनाडु संस्कृति का अलग है क्या? भारत में कितना टेम्पल है, आधा भाग तमिलनाडु में है। तमिल पॉलिटिक्स में हिंदी भाषियों को बाहरी कहा जाता है, लेकिन बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे के सहारे बाहरी होने के दावे को खारिज करने की तैयारी में है। करीब 1 महीने पहले अर्जुन टैंक के एडवांस वर्जन को समर्पित करने के लिए पीएम मोदी का चेन्नई दौरा उसका पहला कदम था। इधर कमल हासन अभी भी तमिल राजनीति में रजनीकांत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद मुमकिन नहीं। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों को लेकर एक परेशान करने वाला आंकड़ा आया है। इस पर पूरा डिटेल एक ब्रेक के बाद।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।